हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आज हमारी सेशन होने वाली है। नाउन के रूल्स को हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया वन बाय वन, और उसके बाद आज हम करेक्ट यूजेस को लेकर के डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में। सेंटेंसेस आपके सामने होंगे और उनमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या एरर है, उस सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट तरीके से लिखेंगे। आज हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना। इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखा हुआ है, फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। सेंटेंसेस यहां पर आपके नाउन से रिलेटेड लिखे हुए हैं, इनमें आपको एरर को फाइंड आउट करना है, क्या मिस्टेक है, और उसके बाद फिर सेंटेंस को आपको रीराइट करना है। आज ये बेसिक प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो आपके एसएससी वगैरह के पैटर्न में क्वेश्चन जिस टाइप के दिए हुए होते हैं, मतलब ए बी सी और डी पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके, या फिर एक सेंटेंस है और उसको 4 पार्ट्स में ए बी सी डी में डिवाइड कर दिया गया, केवल स्लैश करके नहीं लिखा, और आपको बताना होता है कि किस पार्ट में रहे। तो पार्ट वाइज भी प्रैक्टिस हम अगले सेशन में करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे जो एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है, सीएचएसएल में है, सीजीएल में है, या स्टेनोग्राफर एग्जाम में है, एंड अदर एग्जाम्स में है। इसके अलावा बैंक वगैरह के भी हम लोग क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे और उनकी डिटेल्ड प्रैक्टिस हम लोग करेंगे नाउन की एक्सरसाइज की। इसी तरह से एक एक टॉपिक करके वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ है मेनी पीपल्स आर गोइंग टू द बुक फेयर। मेनी पीपल्स आर गोइंग टू द बुक फेयर। बहुत ही बेसिक बात है आपकी। मेनी के साथ जो आप नाउन लिखेंगे वो नाउन कैसा लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे, नाउन या प्लूरल लिखेंगे, और वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, ठीक है। आर गोइंग टू द बुक फेयर, कहां जा रहे हैं, बुक फेयर को जा रहे हैं। लेकिन जो आपने ये नाउन लिखा है, ये लिखा हुआ है पीपल्स, और मैंने आपको बताया था कि अगर बात होगी लोगों के बारे में, पीपल का मतलब क्या, लोग, ये एक प्लूरल है पर्सन्स का, तो फिर हम पीपल्स नहीं लिखेंगे। पीपल्स कब लिखना है, जब हम आ पीपल या फिर हम पीपल्स लिखते हैं तो इसकी मीनिंग कुछ अलग हो जाती है। आ पीपल का मतलब हो जाता है एक राष्ट्र, एक नेशन से हो जाता है, और पीपल्स अगर कह देते हैं तो इसका मतलब बहुत से राष्ट्र। तो ये तो बात हो जाएगी नेशंस के बारे में, आप पीपल या पीपल्स जब हम लिखेंगे। यहां पर राष्ट्रों के बारे में नहीं बात आ रही कि बहुत सारे राष्ट्र वो बुक फेयर को जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और जब लोगों के बारे में हम बात करेंगे तो फिर हमको क्या लिखना होगा, पीपल लिखना होगा। तो सही सेंटेंस आप जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, यहां पर ये सेंटेंस आपका होगा मैनी पीपल आर गोइंग टू द बुक फेयर। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, हिज फादर हैज गिवन हिम मेनी एडवाइसेस। हिज फादर हैज गिवन हिम मेनी एडवाइसेस। यहां पर बात हो रही है सलाह की। अब ये बात हमारी आती है कि एडवाइसेस ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, एडवाइस लिखते हैं, या फिर हम पीसेस ऑफ एडवाइस लिखते हैं। अब हमको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैनी के साथ लिखा हुआ नाउन, अगर नाउन मैनी के साथ लिखा हुआ है तो वो प्लूरल ही आएगा। अगर नाउन मैनी के साथ लिखा हुआ है तो हम कैसा नाउन यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यूज करेंगे। तो यहां पर हम मैनी एडवाइस भी नहीं लिख सकते। अगर हम ये लिख देंगे मैनी एडवाइस तो फिर से गलत हो जाएगा। ना तो हम मेनी एडवाइसेस लिख सकते हैं और ना ही हम
मेनी एडवाइस लिख सकते हैं। एडवाइसेस लिखना ही गलत हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कुछ नाउन्स सिंगुलर में अलग और प्लूरल में अलग मीनिंग देते हैं, जैसे गुड और गुड्स, वुड और वुड्स, गोल्ड और गोल्ड्स। इसी तरह से जो एडवाइस और एडवाइसेस, एयर और एयर्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो एडवाइसेस का मतलब सूचनाओं से तो होता है, लेकिन यहाँ पर सूचनाओं से मतलब नहीं है, यहाँ पर सलाह से मतलब है। तो अगर यहाँ पर हमने ये लिखा कि हिज फादर हैज गिवन हिम मेनी एडवाइसेस, तो ये इनकरेक्ट है। और मेनी के साथ हम नाउन जो लिखेंगे वो प्लूरल लिखेंगे, तो इस वजह से ये भी गलत है। या तो हम इसको अ लॉट ऑफ एडवाइस लिखें या फिर मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस लिखें। मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये करेक्ट हो जाएगा। तो सही तरीके से जब हम इस सेंटेंस को लिखना चाहेंगे तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा, His father has given him many pieces of advice. His father has given him many pieces of advice. ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप मेनी लिखेंगे तो फिर इसके साथ नाउन आपको काउंटेबल लाना पड़ेगा, तो ये पीसेस आपको लिखना पड़ेगा, तो मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। या फिर अगर आप चाहें तो अ लॉट ऑफ एडवाइस यहां पर लिख सकते हैं। अ लॉट ऑफ एडवाइस लिख देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। अ लॉट ऑफ का यूज आप काउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कर सकते हैं। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग, और क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, द पुलिस हैव गैदर्ड all the informations on this case. The police, पुलिस जो हमारा नाउन है हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नाउन हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है। द पुलिस अगर हमने कहा तो पुलिस हमारा नाउन प्लूरल होता है, इसका मतलब पुलिस आगे गए, पुलिस के लोग आगे, ये प्लूरल में बात होती है। और जब प्लूरल में बात आएगी तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो लिखे हैं हैव, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। द पुलिस हैज नहीं कहा जाएगा, द पुलिस हैव कहा जाएगा। गैदर्ड, हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज कर दी कि पुलिस जो है वो इकट्ठी हो गई है, या पुलिस ने गैदर कर लिया है, आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऑल द इंफॉर्मेशंस, मतलब क्या गैदर कर लिया है, क्या कलेक्ट कर लिया है, ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑन दिस केस। लेकिन आपने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन आपका जो नाउन है वो कैसा नाउन होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर हम इंफॉर्मेशंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत, और इस वजह से हमको क्या लिखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते। तो ये सेंटेंस आप जब करेक्टली लिखेंगे तो ये सेंटेंस आप इस तरह से लिखेंगे, द पुलिस हैव गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन। यहां पर ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ऑल का यूज आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए कर सकते हैं, जैसे ऑल द मनी, ठीक है, और इसी तरह से ऑल द बुक्स। काउंटेबल के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे बुक्स के लिए, या अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन, जैसे 1 मनी, 2 मनीज, 3 मनीज नहीं कहा जा सकता, या हाउ मच मनी कहा जाता, हाउ मेनी मनीज नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो फिर क्या लिखा गया कि द पुलिस हैव गैदर्ड, यानी पुलिस ने गैदर कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दिस केस। द पुलिस हैव गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दिस केस। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए, सेंटेंस के लिए। तो इन तीनों क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि मेनी पीपल्स की जगह पर हमने मेनी पीपल किया, और पीपल्स कब लिखेंगे, आप पीपल कब लिखेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा एडवाइसेस में लिख करके हम क्या लिखेंगे, मेनी अगर लिखें तो मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, या फिर हम अ लॉट ऑफ एडवाइस ऐसे लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ एडवाइस लिखा जा सकता है। इसके बाद फिर द पुलिस प्लूरल है आपका, तो हैव गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशंस में लिख करके हम क्या लिखेंगे, ऑल
द इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मेनी इंफॉर्मेशन होता तो फिर से गलत हो जाता। मेनी के साथ फिर हम नाउन प्लूरल लाते तो मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे आपको लिखना पड़ता, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मेनी आ या मेनी एन का भी यूज नहीं कर सकते। जैसे मेनी एन एडवाइस, मेनी एन इंफॉर्मेशन, मैनी अ फर्नीचर, ये भी गलत है क्योंकि ए एन का यूज भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनी का यूज या मैनी अ का यूज नहीं किया जा सकता। तो ये 3 क्वेश्चंस। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज गेटिंग ऑन वेल विद हिज स्टडी। ही इज गेटिंग ऑन वेल मतलब वो बहुत ही अच्छे से कोप कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, गेटिंग ऑन वेल, और अपनी पढ़ाई के साथ। अगर हम नाउन में लिखते हैं तो स्टडी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको हमको क्या लिखना पड़ता है, स्टडीज लिखना पड़ता है। तो एरर यहां पर, इसीलिए जैसे सोशल स्टडी नहीं कहा जाता है, सोशल स्टडीज कहा जाता है। अगर हम सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, यानी तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो ये ऐसे ना लिख करके हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये स्टडीज लिखना पड़ेगा। स्टडीज लिखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। तो हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन। स्टडी जब हम लिखते हैं तो वर्ब के तौर पर लिखा जाता है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, है ना। He could not study well during his half-yearly examination because of illness। बीमारी के कारण वो हाफ ईयरली एग्जाम्स के दौरान स्टडी नहीं कर सका अच्छे से। तो ये कुड नॉट स्टडी जब हमने लिखा तो ये क्या हो गई, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है। अच्छा, स्टडी को हम नाउन में अगर यूज करते हैं तो एक सेंस में ये यूज किया जाता है अगर वो स्टडी रूम होता है, अध्ययन कक्ष होता है। He was sitting in his study। तो ये लिखना सही है, he was sitting in his study, मतलब वो अपनी स्टडी में बैठा हुआ था, इसका मतलब स्टडी रूम में बैठा हुआ था। तो इस टाइप में हमने देखा कि वर्ब के तौर पर हम स्टडी का यूज करते हैं, या नाउन में जब होता है स्टडी रूम तब फिर हम इस सेंस में स्टडी का यूज कर देते हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तब फिर हम वहां पर स्टडी ना लिख करके स्टडीज लिखते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस जब आप ये लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, ही इज गेटिंग ऑन वेल with his studies। ये लिखेंगे, he is getting on well with his studies। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, he sold all of his furnitures। बहुत ही आसान है, लिखा है उसने सेल कर दिया, बेच दिया, और क्या बेच दिया, all of his furnitures। ऑल का यूज तो हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं, दोनों ही तरह के नाउन्स के लिए आ सकता है। He sold all of his furnitures। लेकिन जो वर्ड फर्नीचर्स लिखा है, दिक्कत यहां पर है क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और हम अनकाउंटेबल नाउन को ऐसे नहीं लिख सकते। तो सही सेंटेंस हम जब लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा, he sold all of
इज फर्नीचर। तो ऑल का यूज हम काउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में ऑल का यूज करेक्ट है। लेकिन अगर हम मैनी का यूज करेंगे, फ्यू द फ्यू का यूज करेंगे, सेवरल का यूज करेंगे, तो ये सब जो है किसके लिए यूज होते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद फिर हर हेयर्स आर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपके सामने वो क्या है, हर हेयर्स आर लॉन्ग। तो जो हेयर है ये आपका नाउन होता है अनकाउंटेबल, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तब हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, और जब सिंगुलर फॉर्म में नाउन लिखा जाएगा तो इसके साथ आने वाली जो ये वर्ब है इसको भी आप सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेंटेंस से जब आप लिखना चाहेंगे सही फॉर्म में तो ये हो जाएगा हर हेयर, और इज आर में लिखेंगे, हर हेयर इज लॉन्ग, हर हेयर इज लॉन्ग, मतलब उसका जो हेयर है वो कैसा है, लॉन्ग है। इस टाइम में हमको इसको लिखना होगा। हेयर्स हालांकि हम तब लिखते हैं जब उससे पहले हम कोई न्यूमेरल का यूज करते हैं, जैसे हिज 3 हेयर्स हैव बिकम ग्रे। ग्रे हेयर मतलब व्हाइट हो जाना, तो फिर अगर 3 हेयर्स जो है वो ग्रे हो गए तो इस तरह हम 3 के साथ हम क्या लिख देंगे, हेयर्स लिख देंगे, या स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऐसे लिखा जा सकता है, 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर हर हेयर्स आर लॉन्ग ना होकर के सही सेंटेंस हो जाएगा हर हेयर इज लॉन्ग, ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ही पास्ड ऑर्डर फॉर माई डिसमिसल। ये डिसमिसल यहां पर लिखा हुआ, he passed order for my dismissal। तो ऑर्डर जब हम नाउन में लिखते हैं, जो ऑफिशियल ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए हम सही फॉर्म लिखते हैं ऑर्डर्स, इंग्लिश में लिखा जाता है ऑर्डर्स। तो इस वजह से ये सेंटेंस आप जब लिखेंगे तो हो जाएगा he passed orders, he passed orders for my dismissal। और अगर ऑर्डर नाउन है, यानी जो आपने यहां पर ऑर्डर्स लिखा है, तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। लेकिन अगर ऑर्डर को हम वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तब फिर इसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे। सेंटेंस अगर हम ये लिखें, he ordered for a cup of coffee। he ordered for a cup of coffee। तो ऐसे में ये जो फॉर लिखा है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आपने जो लिखा है ये वर्ब फॉर्म हो गई, और ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद सीधे हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे कि उसने क्या ऑर्डर किया, व्हाट का आंसर सीधे लिखा जाएगा। तो ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी लिखना गलत होगा। तो ये हो गई वर्ब, ये वर्ब है, जबकि ये जो आपने ऑर्डर से यहां पर लिखा है ये क्या है, नाउन फॉर्म। तो ही पास्ड ऑर्डर्स फॉर माई डिसमिसल, उसने मेरी डिसमिसल के लिए ऑर्डर्स पास किए। नेक्स्ट आपका दिया है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो ये जो सीनरीज यहां पर लिखा हुआ है, सीनरीज जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपका नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इस वजह से इसको आप सीनरीज नहीं लिखेंगे, सीनरी लिखेंगे। और जब ये सीनरी हो जाएगा तो इसके साथ ये जो वर्ब आपने सीनरीज के अकॉर्डिंग आर लिखा था,
ये भी चेंज हो जाएगी, ये फिर क्या हो जाएगी, इस हो जाएगी। तो करेक्ट सेंटेंस जब आप लिखेंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर, फिर आगे लिखेंगे इज वेरी चार्मिंग, इज वेरी चार्मिंग। ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और करेक्ट सेंटेंस हमने क्या लिख दिया, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 3/4 ऑफ द कोर्स इज फिनिश्ड। 3/4 यानी कि 3/4, 3/4 ऑफ द कोर्स का 3/4 हिस्सा इज फिनिश्ड, मतलब फिनिश हो गया है। सुनने में सही लग रहा होगा, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है 3/4 में लिखा जाएगा, बल्कि इसको हम क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे, सही तरीका हो जाएगा। 3/4 ऑफ द कोर्स। और जब आपने यहां पर ये बात फ्रैक्शन की, अब ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होता है कि 3/4 आपने जो लिखा है वो किसका है, कोर्स का, और ये नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर। तो अगर आपने सिंगुलर नाउन लिखा है तो इसके साथ वर्ब भी हम कैसे लाएंगे, सिंगुलर लाएंगे। इसके साथ वर्ब हमको कैसे लानी होगी, सिंगुलर वर्ब लानी होगी। देखिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझो। अच्छा, अब बात करते हैं कि 3/4 शब्द क्यों लिखा, 3/4 क्यों नहीं लिखा जाएगा। पहली बात ये 1/4 कहा जाएगा, 1/4 कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा 2/4 कहने का मतलब नहीं, क्योंकि 2/4 का मतलब 1.2 हो जाएगा, यानी हाफ फिर से हो जाएगा। उसके बाद में क्या 3 और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि इसका मतलब हुआ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये एक से ज्यादा फ्रैक्शंस को इंक्लूड करता है और इस वजह से ये 3/4 न लिख करके 3/4 लिखा जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, ये एक ही फ्रैक्शन है और ये होगा 1/4। तो इस वजह से 3/4 लिखा जाएगा, ये करेक्ट फॉर्म में ये हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। उसके बाद फिर यहां पर हम इज लिखें या आर लिखें, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो 3/4 ऑफ द बुक्स, फिर डैश न्यू, 3/4 of the milk be spent. Has or have. और उसके बाद फिर यहां पर इज आर, ये वर्ड। तो 3/4 ऑफ द बुक्स, यहां पर जो 3/4 आपने लिखा है वो किसके लिए आ रहा है, बुक्स के लिए आ रहा है, जो कि नाउन प्लूरल है। और उसका जो फ्रैक्शन होगा वो भी इसमें होगा, प्लूरल में हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा बुक्स के बारे में बात हो रही है। तो 3/4 ऑफ द बुक्स, और इस 3/4 का मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा बुक्स हो गई
और इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। ये हो जाएगा आर। 3/4 ऑफ द बुक्स आर न्यू। मान लीजिए कि 100 बुक्स हैं टोटल और 3/4 के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, 75। 100 टोटल बुक्स हैं और जिनमें से 75 बुक्स कैसी हैं, न्यू है। ठीक है, इसका मतलब जो 25 है वही केवल ओल्ड है, 1/4 ओल्ड है, जबकि 3/4 क्यों है, कैसी है, नई है। फिर आगे क्या लिखा है, 3/4 ऑफ द मिल्क फिर बीन स्पेंट। 3/4 हिस्सा जो दूध है, द मिल्क कहने का मतलब क्या है कि जो वहां पर अवेलेबल था, पर्टिकुलर वहां पर जो रखा हुआ मिल्क है उसके बारे में ही बात हो रही है। तो मिल्क का 3/4 हिस्सा वो खर्च हो गया है ना, यूज अप हो गया है। ठीक है, स्पेंट या यूज आप दोनों से लिख सकते हैं। तो यहां पर होगा कि 3/4 ऑफ द मिल्क और ये क्या होगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपने नाउन लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो यहां पर जो आपने लिखा 3/4 की जगह पर हो गया 3/4 ऑफ द कोर्स। अब ये नाउन आपका सिंगुलर है और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी हमको कैसे यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर ही यूज करनी पड़ेगी। और जब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का जब यूज किया जाएगा तो फिर हम इसको इजीली लिखा जाने देंगे, आर लिखने की जरूरत नहीं है, आर लिखने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। इस फिनिश। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें आपने समझ ली होंगी कि कब हम इसके साथ वर्ब प्लूरल लाएंगे और कब हम वर्ब सिंगुलर लाएंगे। डिपेंड करता है कि कैसा नाउन उसके साथ लाएंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर। द रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर। तो सही तरीके से जब आप लिखेंगे तो ये होगा द रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर्स। मतलब नाउन फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख दिया जाएगा, रिपेयर्स लिखा जाएगा। रिपेयर वर्ब फॉर्म में लीजिए, रिपेयर, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। हालांकि जो फ्रेज है अंडर रिपेयर, तो अंडर रिपेयर से मिल करके अंडर रिपेयर लिखा जाता है ना, वो फ्रेज है, तो ध्यान रखना। उसके बाद फिर माई कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां पर जो कैटल्स लिखा हुआ है, जो कैटल्स लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ा था। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम एस नहीं जोड़ते, वो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। जैसे पीपल्स भी अभी आपने देखा था, जब लोगों के अर्थ में है तो फिर पीपल्स नहीं लिखेंगे, केवल आप पीपल लिखेंगे। इसी तरह से कैटल जो है अपने आप में ही क्या है, एक प्लूरल नाउन है। कैटल अपने आप में ही है एक प्लूरल नाउन, तो इस वजह से यहाँ पर एस को जोड़ा जाना कोई मीनिंग नहीं रखता है। तो सही तरीके से आप लिखेंगे इसको, माई कैटल। अब चूंकि ये नाउन आपका प्लूरल हो गया है तो इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल ही रहेगी, इसलिए इसमें आपको कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। इस लिख देंगे गलत हो जाएगा, तो आप लिख देंगे आर और उसके बाद फिर ग्रेजिंग इन द फील्ड। करेक्ट सेंटेंस आपका वो, माई कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, he has seen my family members। he has seen मतलब वो मिल चुका, सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है, see you later ऐसे कहा जाता है। तो he has seen मतलब वो मिल चुका है, और किससे मिल चुका है, my family members। बोलचाल के लैंग्वेज में तो ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपको ये फ्रेज देखने को मिल जाती है, फैमिली मेंबर्स। लेकिन जो करेक्ट ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग हम फैमिली मेंबर्स में लिख करके सही तरीके से इसको हम लिखते हैं, क्या, इसको हम लिखते हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली। और अच्छा, ये माई भी साथ में लिखा होगा, तो माई भी किसके साथ, फिर फैमिली के साथ ये जुड़ा रहेगा, तो आप लिखेंगे मेंबर्स ऑफ
members of my family, ये सही तरीके से लिखा जाएगा, members of my family, my family members ना होकर members of my family, इसके लिए फ्रेज आ जाएगी। तो सही सेंटेंस आप जब इसको लिखेंगे तो वो होगा he has seen, he has seen मतलब वो मिल चुका है, और किससे मिल चुका है, members of my family, ये करेक्ट रहेगा सेंटेंस आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आई हैव बॉट 5 heads of cattle. I have bought 5 heads of cattle. Cattle तो अपने आप में प्लूरल नाउन सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कैटल्स नहीं लिख सकते। और इसके साथ अगर हम कोई नंबर का यूज करते हैं, अगर यहाँ पर न्यूमरल आ जाएगा तो फिर 5 कैटल भी नहीं लिखा जा सकता, 5 कैटल नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए हम हेड का यूज करते हैं। लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में भी हमको हेड्स नहीं लिखना होगा, 5 हेड ऑफ कैटल इस टाइप में लिखना होगा। तो सही सेंटेंस जब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे तो इस सेंटेंस आपका हो जाएगा आई हैव bought 5 head of cattle. ये आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ, 5 head of cattle। नेक्स्ट आपका लिया है he is true to his words, he is true to his words दिया हुआ है। आपको मैंने बताया वर्ड्स जब आप लिखेंगे तो उसका मतलब शब्दों के लिए तो हो जाएगा, वर्ड का मतलब एक शब्द, वर्ड का मतलब एक शब्द से हो जाएगा, और अगर हम वर्ड्स लिखेंगे तो फिर शब्दों से हो जाता है। लेकिन जब प्रॉमिस के सेंस में हम बात करते हैं, जब उसकी मीनिंग को वायदा प्रॉमिस, तो फिर हम ऐसे में वर्ड्स नहीं लिखते हैं। और सही तरीके से जब हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो हमें लिखना होगा he is true, he is true to his word, he is true to his word। तो वर्ड का मतलब यहां पर क्या हो गया, वर्ड का मतलब यहां पर हो गया प्रॉमिस, he is true to his promise। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है he bought 2 dozens मैंगोज। मैंगोज यहाँ पर आपका नाम प्लूरल हो गया, लेकिन ये जो यहाँ पर न्यूमरल दिखाने वाला ये नाउन है, इसको यहाँ पर इस नाउन मॉडिफायर के तौर पर यूज किया गया, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर 7 में लिखा हुआ है, 2 डजन्स मैंगोज नहीं लिखा जाता। न्यूमरल के साथ जब लिखेंगे तो फिर हम इसको डजन लिखेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। और करेक्ट सेंटेंस जब आपको लिखना होगा, करेक्ट सेंटेंस को आप क्या लिखेंगे, करेक्ट सेंटेंस आप लिखेंगे he bought 2 dozen mangoes, 2 dozen mangoes। ऐसा न्यूमरल नहीं होता है तब फिर हम डजन्स ऑफ का यूज करते हैं, डजन्स ऑफ बुक्स, डजन्स ऑफ पेंसिल्स। तो ये सेंटेंस आपका लिखा जाएगा he bought 2 dozen mangoes। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है he went to the market to buy fruits and vegetable। वो मार्केट को गया और किस लिए, टू बाय खरीदने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेजिटेबल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, फ्रूट को आप सिंगुलर फॉर्म में भी मतलब एक ही जैसे अगर फ्रूट्स बहुत सारे हैं तो फिर आप फ्रूट्स में लिख करके फ्रूट ही लिख देते हैं। वैरायटीज को बताना है तो आप फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, वो तो ठीक है चल जाएगा, फ्रूट भी लिखेंगे तब भी और फ्रूट्स लिखेंगे तब भी, लेकिन ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेजिटेबल्स। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा he went to the market to buy fruits
वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स वैराइटीज को बताया गया। उसके बाद में देयर इज नो प्लेस ऑन दिस बेंच, देयर इज नो प्लेस, तो प्लेस तो ही है क्योंकि बेंच है तो प्लेस वहां पर है, खाली जगह नहीं है तो खाली जगह के लिए प्लेस नहीं कहेंगे, प्लेस तो बेंच एक प्लेस हो गया। जैसे मार्केट प्लेस है, जहां पर मार्केट लगी वो क्या हो गया, प्लेस हो गया। जहां पर फेयर है वो क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो प्लेस है लेकिन मेले में भीड़ बहुत ज्यादा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर रूम नहीं है, लेकिन प्लेस तो वही है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, देयर इज नो प्लेस में लिख करके इसको लिखा जाएगा देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच, देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ। फिर आगे है द न्यूज आर गुड, द न्यूज आर गुड। न्यूज हम जानते हैं कि नाउन हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और जब ये सिंगुलर नाउन आपका होगा इसके साथ जो हम वर्ब लाएंगे वो भी सिंगुलर लानी पड़ेगी, तो हमको यहाँ इज यूज करना पड़ेगा। और करेक्ट सेंटेंस जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना होगा द न्यूज इज गुड, करेक्ट सेंटेंस हुआ द न्यूज इज गुड। आगे आते हैं, आगे आपका सेंटेंस नंबर 19, वन ऑफ द बॉय इज ड्राउन्ड। अगर थिंक के लिए हम यूज करते हैं तो थिंक के लिए हम सिंक का यूज करते हैं, सिंक, सैंक, संक। और अगर हम एडजेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो फिर संज्ञान लिखते हैं, जैसे असंख्यन शिप, ठीक है। इस पर कभी और बात करेंगे, टाइप के दो वर्ड से। तो वन ऑफ द, इसके बाद वन ऑफ के बाद जब आप लिखेंगे नाउन, वन ऑफ के बाद जब आप नाउन लिखेंगे तो वो नाउन हमेशा होगा किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। जैसे वन ऑफ हिम कभी नहीं कह सकते, वन ऑफ देम, कई होंगे तभी तो उनमें से एक के बारे में आप बात करेंगे, उन लड़कों में से एक ही लड़के में से एक कैसे कहा जाएगा। तो वन ऑफ के बाद जो आप नाउन लिखेंगे वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। और जब ये प्लूरल हो जाएगा नाउन तो फिर हम इसको सही फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये होगा वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक लड़के की, तो वन हमारी कैसी बनी रहेगी, सिंगुलर बनी रहेगी, यानी बॉयज को लेकर के आर नहीं लिख देंगे क्योंकि बीच सेंटेंस हमारा क्या है, वन, यानी उन लड़कों में से हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द बॉयज इज ड्राउन्ड। व्यक्ति के डूबने के लिए, सजीव के डूबने के लिए हम ड्राउन का यूज करते हैं। और अगर शिप वगैरह है तो लॉन्ग की चीजें हैं उनके लिए हम सिंक का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिस बिल्डिंग इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। देखिए स्टोन्स हम लिखते तो हैं, स्टोन्स लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत होती है, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। क्या कहा है कि जो असफलताएं हैं, जो फेलियर्स हैं, वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, स्टेपिंग स्टोन्स हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए। जैसे अगर वहां पर मड वगैरह है और हम कुछ स्टोन्स वगैरह रख देते हैं या ब्रिक्स वगैरह रख दिए और उन पर हम पैर रख करके निकल गए, तो फेलियर्स क्या होते हैं, यही स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो स्टोन्स तो हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जब हम लिखते हैं बिल्ट ऑफ, तो बिल्ट ऑफ मतलब उस चीज से बना हुआ है, और जब उस चीज से बना हुआ है तो हम बात कर रहे हैं मेटीरियल नाउन यहाँ पर। और जब हम इसको यूज करेंगे एज अ मेटीरियल नाउन तो फिर मेटीरियल नाउन प्लूरल नहीं किया जाता, और इस वजह से सही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ये स्टोन्स ना होकर के स्टोन लिखा जाएगा, ये हो जाएगा स्टोन। तो करेक्ट फॉर्म में सेंटेंस को लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना होगा, दिस बिल्डिंग इज बिल्ट ऑफ। जैसे अगर ब्रिक्स एंड स्टोन्स होता तो फिर आपको ब्रिक एंड स्टोन लिखना होता, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं लिखते। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, और हम जानते हैं कि टेबल्स लेग हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि नॉन लिविंग जो चीजें हैं उनमें हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते इस तरह से। और सही तरीके से जब हम सेंटेंस लिखना चाहेंगे तो ये सेंटेंस हम लिखेंगे द लेग ऑफ
द टेबल, और लेग आपका सिंगुलर है, अगर लेग्स होता तो हम आर कर देते, लेग है तो इस रखेंगे, इज ब्रोकन। तो ये सही सेंटेंस आपका हुआ, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। फिर नेक्स्ट आपका सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस नंबर 23, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। द पुअर सही है क्योंकि एडजेक्टिव को अगर हमने द के साथ लिखा तो वो उस वर्ग के लोगों को अगर बता रहा है तो करेक्ट है। द पुअर का मतलब गरीब लोग, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में। यहाँ इस द पुअर में सेंटेंस यहाँ पर क्या है कहते हैं, ये इज लिखा हुआ है। आर्म्स नाउन हमारा प्लूरल होता है, रिक्शा ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल अगर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आना चाहिए, फिर प्लूरल आनी चाहिए। तो इसकी जगह पर हमको लिखना पड़ेगा क्या, आर। और ये करेक्ट सेंटेंस जब आप लिखना चाहेंगे तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, डोंट मेक फ्रेंड विद बैड बॉयज। ये आपका एक फ्रेज यूज होता है, मेक फ्रेंड्स विद। मेक फ्रेंड विद नहीं होता है, मेक फ्रेंड्स विद होता है, किसी के साथ दोस्ती करना। तो करेक्ट फॉर्म में जब ये सेंटेंस लिखा जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, डोंट मेक फ्रेंड्स विद बैड बॉयज। डोंट मेक फ्रेंड्स विद बैड बॉयज, यानी बैड बॉयज से दोस्ती मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ऑल आर फिश दैट कम्स टू हिज नेट। यहां पर जो आपका सेंटेंस लिखा है कि ऑल आर फिश दैट कम्स टू हिज नेट, इसका मतलब ऑल दैट कम्स टू हिज नेट, मतलब वो चीज जो कुल मिलाकर के उसके नेट में आई है वो क्या है, फिश है ना। तो अब इस सेंटेंस में क्या करेक्शन किया गया है, ऑल आर फिश दैट कम्स टू हिज नेट। तो आप इसको लिखेंगे, ऑल इज फिश दैट कम to his net। ऑल यहां पर जब सब्जेक्ट बना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल मतलब कुल मिलाकर के वो मटेरियल क्या है, क्या चीज है वो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इज का यूज करेंगे। अच्छा, ऑल आर तब लिखा जाता है जब सभी लोगों के बारे में बात होती है, जैसे ऑल आर वेल यानी सभी लोग ठीक ठाक हैं। तो ऑल जब पीपल के तौर पर वहां पर पर्संस के बारे में बात कर रहा है ना, तो फिर हम वहां पर क्या कर देंगे, आर का यूज कर देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के वो चीज क्या है जो हमको बताना है, जो उसके नेट में आई वो क्या है, फिश। तो ऑल इज फिश, और फिश आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है ना। अब यहाँ पर इसको प्लूरल फॉर्म में कंसीडर किया गया, उसके नेट में जो चीजें आएंगी वो क्या है, फिश है। और इस फिश को हम प्लूरल कंसीडर करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो आप यहाँ पर वर्ब लिखेंगे वो कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो प्लूरल वर्ब जो हो जाएगी तो फिर हम कम्स नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चंस थे हमारे 25 क्वेश्चंस को नाउन पर बेस्ड हम लोगों ने डिस्कस किया, उनके कॉन्सेप्ट्स को फिर से एक बार रिकॉल किया, उन चीजों को हमने जो पढ़ी थी। इसके बाद फिर नाउन पर अभी आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने लिया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।